ठीक है, सभी बच्चे एक बार ये 4 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, इनके मन में आंसर सोच लो, है ना, इनको पढ़ो और जो भी आपको आंसर लगता है वो मन में सोचो। मैं आपसे पूछूंगा, हैंड रेज कर लेना, और तब मैं पूछूं तो पहले आप ये बताना कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हो, फिर उसका आंसर देना। इन चारों में से अगर एक का भी आंसर आपको मिल जाए तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक का भी अगर आंसर समझ आता हो तो आप हैंड रेज कर लेना। दो का भी आता हो तो भी सेम बात है, कुछ बच्चों को चारों भी आते होंगे, तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार पढ़ो सोचो। मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। बच्चों, यहाँ शर्माने वाली कोई बात नहीं है, गलत आंसर देना भी अलाउड है। अगर मन में कुछ आ रहा हो कि थोड़ा धुआं धुआं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चारों में से धुआं धुआं भी कुछ आ रहा हो तो चलेगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है। हम अभी एग्जाम में नहीं बैठे, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो इट इज अवर ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। और आओ भाई, 5-10 बच्चे और आओ, फिर पूछते हैं सबसे। बस यार, 3 ही बच्चे कर पाए, ये तो बड़ी गलत बात है, फिर हम क्या है क्लास अटेंड कर रहे हैं। अरे, सिर्फ 3 बच्चे कर पाए तो गलत है यार ये तो। तो फिर ठीक है, ये 3 बच्चे रुक जाओ क्लास में, बाकी सब डिस्कनेक्ट कर लो, इनको पढ़ा देते हैं। जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं, अरे भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा इन चारों में से क्या। ठीक है, चलो एक बार पूछते हैं। सानिया बेटा बताओ, जो सर आपको लास्ट समझ आ। क्वेश्चन। हाँ जी, बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर, सर जब वर्ड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर को मूव करती है तो सर ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि तब वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करती है। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब बर्ड, देखो क्या है, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड बाय पुशिंग द एयर डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन।
जब बर्ड नीचे दबा रही है किसको, पुशिंग द एयर डाउनवर्ड, देखो बर्ड है वो क्या करेगा, दैट विल ट्राई टू पुश द एयर डाउनवर्ड्स, है ना। कुछ ऐसा बर्ड बना लेते हैं हम, चोंच इसकी, ये इसका मुंह और ये इसके पंख, ठीक है, ये इसके पीछे वाली पूंछ। अब एयर है इसके नीचे ना, ये एयर है पूरी, ये बर्ड क्या कर रहा है, इसके विंग्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर पर फोर्स लगा रहे हैं, तो एयर भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है ताकि ये फ्लाई कर सके, है ना। जितना फोर्स एयर पे ये लगा रहा है उतना एयर इस पे लगा रही है। तो दैट इज व्हाट इज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि नेचर में कभी भी फोर्सेस सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, द फोर्सेस इन नेचर विल बी क्रिएटेड इन पेयर्स। जब नए फोर्सेस जनरेट होंगे तो वो पेयर्स में ही होंगे। अब ये उड़ रहा था तो फोर्स जनरेट हुआ क्या, जो इसको उड़ा रहा है, या लिफ्ट बोलते हैं उसको ना, तो लिफ्ट क्या हुआ, एयर लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और ये लगा रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पायल बताओ। सर सेकंड लास्ट, मास जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकती है जीरो। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो नेट फोर्स जीरो है, देन डज इट मीन इट हैज जीरो मास। देखो बेटा, एफ नेट का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये कि जैसा आपने बोला पायल ने कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, तो मास जीरो नहीं है ना। तो लेकिन एक्सेलरेशन के जीरो होने से भी फोर्स जीरो हो सकता है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि जीरो नेट फोर्स होने का मतलब क्या, जीरो मास है। देखो अब नेट फोर्स जीरो का मतलब कुछ ऐसा है, ये कोई मास एम है, इस पे बाहर से लगने वाले फोर्सेस, लेफ्ट साइड में लगा 30, राइट साइड में भी लग गया उसी लाइन के अलोंग 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स अब इस केस में क्या हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई लेफ्ट में जीरो 30 लग रहा था, राइट में भी जीरो, दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिला जीरो, या फिर नल वेक्टर के बराबर फोर्स। अब इस फोर्स को, बाहर से लगने वाले फोर्स को, तो इस ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मास एंड फोर्स दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। बट हाँ, फोर्स पे मास डिपेंड कर सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, बट मास के होने ना होने से फोर्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मास है तो फोर्स नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नहीं होगी, मास होगा एक्सेलरेशन नहीं होगी तो फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अंजलि आप बताओ बेटा। सर लास्ट का ही आता था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट आता है किसी को, सेकंड फर्स्ट, अच्छा अभी कुछ बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि क्या करना था, अभी अभी नए बच्चे हैंड रेज कर सकते हो जिनको करना है हैंड रेज। हाँ जी, कोई और आओ। अच्छा सानिया और पायल, आपको फर्स्ट और सेकंड का भी पता है तो बताओ बेटा। सर सेकंड का पता है। हाँ जी बताओ। सर टाइम ऑफ इम्पैक्ट पड़ जाएगा जब हम मैट्रेस पर गिरेंगे, तो उसकी जब मोमेंटम है वो कम हो जाए, फोर्स जो वो कम हो जाएगी चेंज इन तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा ना, इम्पल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, यही बोलना चाह रहे थे आप, मुझे लग रहा है कि इम्पल्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है जी, सत्य वचन है, एकदम सही बात है। अभी हम लोग देखते हैं इसको कि चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले फर्स्ट देखते हैं। हाउ आर वी एबल टू वॉक इफ अर्थ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन एवरी बॉडी। हम का वॉक कैसे कर पाते हैं जबकि फोर्स हमारे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा, अर्थ जो है हमारे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही होगी। देखो वॉकिंग करते टाइम कैसा कुछ होगा, देखो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ है, हम अर्थ के ऊपर वॉक कर रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग करते हुए इधर जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अर्थ के ऊपर इधर पीछे की साइड में फोर्स लगा रहे हैं अर्थ सरफेस पे, है ना, ड्यू टू वॉकिंग। और अर्थ क्या कर रही है, अर्थ हमारे पे आगे की साइड फोर्स लगा रही है। तो ये बोला गया कि जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं तो फिर हम वॉक कैसे कर पाते हैं, ये पूछ रहे हैं। भाई देखो दोनों फोर्सेस हैं, इक्वल भी होंगे और अपोजिट भी होंगे, तो ये पूछा जा रहा है कि फिर हम वॉक कैसे कर पाए जब दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। तो बात समझ आई क्या पूछा गया। भाई सर हम हम वॉक कर रहे हैं, हाँ बोलो। अर्थ को जो पीछे की तरफ धक्का दे रही है तो वो भी हमें दे रही है। हाँ
देखो अब इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या है वो सुनो पहले। जो ये आगे वाला फोर्स लग रहा है ये इस बंदे पे लग रहा है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दिस मैन, है ना, ये तो ये है। और जो दूसरा है वो फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ ऑन मैन बाय अर्थ, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट एक फोर्स आदमी पे लग रहा है, दूसरा अर्थ पे लग रहा है। तो आदमी पे तो खाली एक ही फोर्स लग रहा है ना, जो हम पुश कर रहे हैं अर्थ को पीछे, उसके विपरीत दिशा में अर्थ हमारे पे जो फोर्स लगा रही है केवल वो फोर्स हम पे लग रहा है। तो अगर हम फ्री फ्री बॉडी डायग्राम हमने अभी देखा नहीं है शायद, तो उसके बेसिस पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आगे हम मूव इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थ हमारे पे फोर्स लगा रही है, और अर्थ पीछे मूव करती है क्योंकि हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं। बट क्योंकि हमारा देखो फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ दिस बॉय into acceleration of this boy is equal to mass of earth into acceleration of earth। तो आपको पता है mass of boy ये बहुत एकदम very 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 less in comparison to the mass of earth है। तो that means कि ये मास जो है दैट इज फार ग्रेटर देन द मास ऑफ दिस बॉय, दैट इम्प्लाइज जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी फार लेसर देन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉय। तो हमें क्या मिला यहाँ से कि अर्थ की वेलोसिटी में चेंजेस तो आएंगे बट दे आर नॉट अप्रिशिएबल चेंजेस, वो इतने बड़े चेंजेस नहीं है जिनको हम देख पाए, ठीक है। तो यस ये कुछ ऐसा हुआ कि फोर्स, देखो इसका एग्जैक्ट आंसर तो ये है कि हमारे ऊपर फोर्स जो अर्थ है वो आगे की साइड फोर्स लगा रही है इसलिए हम मूव कर पाते हैं। दूसरा फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट तो है बट दैट इज एक्टिंग ऑन अर्थ, है ना। एक फोर्स जैसे पढ़ा था ना यार एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में कि दे एक्ट साइमल्टेनियसली, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे आर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दे एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी उसमें, ये भी था ना कि दे एक्ट ऑन डिफरेंट, एक पे एक्शन लगेगा तो दूसरे पे रिएक्शन लगेगा, वो हमें ऑलरेडी गिवन था। तो वही इसका आंसर है। अब सेकंड देखो, व्हाई डोंट वी गेट हर्ट व्हेन वी फॉल ऑन द मैट्राइसिस। हम गद्दे पर जब गिरते हैं, है ना, गद्दे पे गिरते हैं या किसी भी कुशन्ड सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस पे, तो हमें चोट क्यों नहीं लगती, जबकि अगर हम फर्श पे गिर जाएं, रोड पे गिर जाएं तो हमें चोट लगेगी। तो हमने क्या पढ़ा था, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू सम टाइम, छोटा टाइम डेल्टा टी। तो अगर हम इस टाइम इंटरवल को बढ़ा दे रहे थे, देखो हमने ये भी पढ़ा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि इंपल्सिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जिस समय में हम इम्पैक्ट कर रहे हैं अगर वो टाइम बढ़ जाता है तो हमारा फोर्स जो है इंपल्सिव फोर्स उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके दो एग्जांपल बेटा हमने देखे थे। द फर्स्ट वन वाज क्रिकेटर बॉल को लपक रहा था तो उसने क्या किया, उसने इम्पैक्ट का जो टाइम था उसको बढ़ा दिया एंड एज अ रिजल्ट फोर्स, इंपल्सिव फोर्स डिक्रीज्ड। दूसरा क्या था, एयर बैग। एयर बैग में क्या था, वी प्लेस्ड एन एयर बैग बिटवीन द हेड एंड द कार, उसके दोनों के बीच में रख दिया तो जो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट का जो टाइम था वो बढ़ गया, और इस इम्पैक्ट के टाइम के बढ़ने से जो इम्पल्सिव फोर्स था वो घट गया। दैट इज वाई क्या करते हैं, अब देखो गद्दा है, मेट्राइसिस है, उसमें भी क्या कुशन्ड सरफेस है, ये थोड़ा मुलायम सरफेस है, जब हम इस पे हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे नीचे दब जाएगा। तो ये इसको यहाँ से यहाँ डिफॉर्म होने में जो टाइम लगेगा हमने उस टाइम को बढ़ा दिया। यानी अगर हम डायरेक्टली गिरते तो अचानक से गिर जाते, बट इस पे गिरे हैं तो थोड़ा सॉफ्ट है और कुशन्ड है, स्लो डाउन किया तो इम्पल्सिव जो फोर्स था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर टाइम डेल्टा टी, तो कुल इम्पैक्ट है वो कम हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो, आया सबको समझ, यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब एक दूसरी चीज आपको बताता हूं मैं कि बिफोर डिफाइनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो वैसे तो डेफिनेशन से सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो इंटरनल है वो इंटरनल फोर्स, बाहर से लगने वाले हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस। बट एक बार आपको याद दिला देता हूं, जब हमने रेस्ट और मोशन जैसी चीजों को पढ़ा था, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, वहां पे तीन चीजें डिफाइन की थी बेटा। एक तो था सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, दूसरा था सराउंडिंग्स, है ना, और तीसरा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भूल जाओ अभी के लिए। अब मैं आपको दो ही चीज बोलता हूं, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग्स। तो देखो जो सिस्टम है, सिस्टम की अगर डेफिनेशन आप समझ गए तो फिर आपको समझ आ जाएगा क्या चीज इंटरनल है और क्या एक्सटर्नल है।
सिस्टम एक ऐसा पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। सिस्टम एक ऐसा पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जिस पर हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस पे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, या जिसके बारे में हम अपनी रीडिंग्स ले रहे हैं, या जिसके बारे में हम चिंतित हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वही पार्ट है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सिस्टम। जैसे आपको ये बॉल दिखा रहा हूं मैं, कॉस्को की वही पुरानी लवली बॉल हमारी। इस बॉल को अगर मैं इस बॉल को मैं उछाल रहा हूँ, या इस बॉल की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, इस बॉल का एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, इस बॉल पे लगने वाले फोर्सेस को देख रहा हूँ, तो क्या हुआ, ये बॉल ही मेरा सिस्टम है। ठीक है। अगर मान लो आपको बोलता हूँ ये ग्लास है, मानो इस ग्लास के अंदर पानी है। ठीक है। अगर मैं उसको गर्म कर रहा हूँ या ठंडा कर रहा हूँ या पानी को गिरा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स दिस ग्लास इटसेल्फ इज अवर सिस्टम, है ना। जिसके बारे में भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वही हमारा सिस्टम है। अपार्ट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अलावा दुनिया में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज सराउंडिंग। दुनिया मतलब एवरीथिंग भाई, आप भी, मैं भी, हमारे आसपास की सभी चीजें, अर्थ की एवरी एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन इन द यूनिवर्स, मतलब चाहे गैलेक्सीज बदल दो, चाहे प्लैनेट बदल दो, चाहे क्लस्टर्स बदल दो, कुछ भी कर दो, एवरी ऑब्जेक्ट पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम इज सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स में दो चीज होंगी। अब ये क्या है ना, तुम्हें लगेगा कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, बट फिजिक्स के नजरिए में वही सराउंडिंग है, जो सिस्टम के अलावा जो बच गया वो सराउंडिंग है। अब इसमें दो होती हैं यार, देखो ये बुक में शायद नहीं भी दिया हो, बट इसमें दो होती हैं। क्या? एक तो इमीडिएट इमीडिएट सराउंडिंग्स, और दूसरा होता है डिस्टेंट डिस्टेंट सराउंडिंग्स। इमीडिएट सराउंडिंग वो होंगी जो इसके निकटतम है, सबसे पास में जो है ना, जैसे मान लो मैं इसके पास में हूँ, या मेरे इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं वो सभी इस बॉल के लिए इमीडिएट सराउंडिंग है। और इनके अलावा मान लो आप लोग अपने घर पे बैठे हो, आपके घर के आसपास की चीजें या मेरे रूम के बाहर की लगभग चीजें, सभी इसके लिए डिस्टेंट सराउंडिंग। इमीडिएट का मतलब है जो निकटतम, जो इसके नियरेस्ट हो। अब ऐसा क्यों करना पड़ा हमें इमीडिएट और डिस्टेंट? क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं ये बॉल हीट हीट करने लगे, ये बॉल का टेम्परेचर बढ़ने लगे, फॉर एग्जांपल मान लो एक रबड़ की ना हो के मेटल की होती है, और ये रेड हॉट हो जाए, तो इसके रेड हॉट होने से जो चेंजेस आएंगे दे विल बी प्रीडोमिनेंटली, ज्यादातर वो ऑब्जर्व होंगे कब? मेरे इस रूम के अंदर, है ना। इस रूम का ही टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, या इसी रूम में रेड कलर का ग्लो जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो सराउंडिंग्स जिनमें आपको सिस्टम में होने वाले चेंजेस की वजह से सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आ जाए, उन्हीं सराउंडिंग्स को बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स। और जो डिस्टेंट होंगी, जहां पे आपको अप्रिसिएबल चेंजेस ना मिले। अब देखो इमीडिएट का भी फर्क हो सकता है। ये बॉल है, अब ये बॉल क्या ही करेगी, ये बॉल गिर जाएगी, उछल जाएगी, तो थोड़ा नॉइज कर सकती है, जहां तक इसकी आवाज सुन जाए वो डिस्टेंट होगा। सन को अगर एग्जाम्पल लेते हो, इफ सन इज अवर सिस्टम, तो सन के लिए हम लोग भी इमीडिएट सराउंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार, सन के ग्लो करने की वजह से हम लोग डेली एनर्जी मिलती है, हमें हमें हीट मिलती है, हमें सनलाइट मिलती है। तो वो अप्रिशिएबल चेंजेस है ना हमारे आसपास, तो हम वी आर इन इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ सन, बट वी आर नॉट इन इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ दिस बॉल। आप लोग इस बॉल के इमीडिएट सराउंडिंग नहीं हो, इस बॉल के इमीडिएट सराउंडिंग में खाली इस रूम की चीजें हैं, क्योंकि अगर ये गिर के ऐसे ढप से आवाज करती है तो यहीं सुनाई देगी, इसके वाइब्रेशंस भी यहीं फील होंगे, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है तो वो भी यहीं फील होगा। ठीक है। तो हमें पता चला कि इमीडिएट और डिस्टेंट करके कुछ होती है। अब सिस्टम भी पता चल गया। सिस्टम कौन सा? जिसके बारे में हम चिंतित हैं, जिसके बारे में हम कैलकुलेशंस ले रहे हैं, जिसके बारे में हम कंसर्न है, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सिस्टम। ठीक है। अब सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस जनरेट होंगे, सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस जनरेट होंगे, उन फोर्सेस को बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस। और सिस्टम के बाहर से लगने वाले फोर्सेस, जैसे ये N2 लग रहा है, तो दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल वो जो सिस्टम के अंदर जनरेट हो, एक्सटर्नल वो जो सिस्टम में बाहर से लगे। ठीक है। बस ये बात रखो, बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल, अंदर होने वाले इंटरनल। और सिस्टम क्या? सिस्टम वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जिसके बारे में हम लोग चिंतित हैं, जिसके बारे में हम लोग कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं। अब सिस्टम क्यों पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल क्यों पढ़ा? ताकि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सके। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है एफ बी और डी। शॉर्ट फॉर्म कहीं कहीं आपको लिखी मिलेगी फ्री बॉडी डायग्राम, FBD।
ये क्या है, देखो इसका डेफिनेशन देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स शोइंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। भाई? चित्र, है ना? डायग्राम का मतलब चित्र होता है ना, सिंपल रखो चीजों जैसे को। हम बोल दिया चित्र, चित्र ऐसे, ऐसा चित्र जिसमें बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। यानी जो बॉडी है, बॉडी क्या बोलेंगे, मास बोल लो या फिर सिस्टम बोल लो, इसको बॉडी को हम सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि वो टुकड़ा मास का, मास मतलब MASS, मास मतलब मीट वाला मास नहीं, MASS, मास, मास या फिर मैटर, है ना, मास या फिर मैटर बोल लो इसको, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिस पर हमारा जिस पर हमारा फोकस है, जिसके बारे में हम रीडिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि चित्र किसका, सिस्टम का, जब उसको आइसोलेट कर दोगे उसकी सराउंडिंग से, ठीक है, आइसोलेट करो सराउंडिंग से, और बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस को उस पर दर्शा दो, उस पर ड्रॉ कर दो। तो ऐसा चित्र जिसमें सिस्टम हो, अपनी सराउंडिंग से दूर हो, और उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा दिए गए हो, वही है फ्री बॉडी डायग्राम। अब बहुत कम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, देखो कुछ भी नहीं है इसमें। पहले स्टेप्स देखो क्या करना है। पहला स्टेप है यू हैव टू आइसोलेट द बॉडी। पहले जो सिस्टम है उसको आइसोलेट करो। आइसोलेट मतलब क्या, अपनी सराउंडिंग से दूर करके देखो, महसूस करो दूर करके। मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सिस्टम पर लगने वाले सभी फोर्सेस को मेंशन कर दो, ठीक है। बस ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो किसी भी एक्सिस पे जहां पे आपको कैलकुलेट करना है उसके उसके रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि यू कैन रिजोल्व द फोर्सेस, उसके टुकड़े निकाल लो उन एक्सिस के डायरेक्शन में, तो आपका हो गया सारा खेल खत्म, FBD का पूरा कंसेप्ट खत्म। और फिजिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम जैसी भी फील होंगी, ये तीन चीजें कर ली हो जाएंगी। अब देखो चित्र कैसे बनेगा। ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम नहीं बोलेंगे इसको, बोलते हैं कि ये कुछ हमारा मास ब्लॉक सिस्टम है ये, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब ब्लॉक बी है और ब्लॉक ए है। ए नाम का डब्बा है और बी नाम का डब्बा है। बी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, हमें दिखाई दे रहा है फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। अब वी वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सिर्फ ब्लॉक बी को फिल करके देखो बेटा, ब्लॉक बी पे क्या क्या लग रहा होगा। अगर मैं बोल दूं कि ब्लॉक बी का मास कैपिटल M है, तो इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, किसके बराबर, M×G। दूसरा, इसी इसी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बी पे ब्लॉक ए का वेट भी लग रहा होगा नीचे। अगर इसका मास M है तो ये वेट हो जाएगा mg, ठीक। और इसी ब्लॉक बी पे तीसरा फोर्स ये ग्राउंड लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इसको रोकने के लिए, ये मूवमेंट मोशन में नहीं है ना वर्टिकल डायरेक्शन के लोग, तो ऐसा फोर्स कौन सा फोर्स होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वही इसके मोशन को रोकेगा। ये तीन फोर्स तो ये हो गए, और चौथा फोर्स क्या है, फोर्स F। ये चारों फोर्सेस अगर आप M पे लगा के दिखा दो, तो देखो स्टेप 1 देखो, आइसोलेट द सिस्टम। सिस्टम को आइसोलेट करा, आइसोलेट मतलब अलग से ड्रॉ कर लिया, हो गया। ये ब्लॉक P है। अब मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये सेंटर ऑफ मास ड्रॉ किया मैंने, इसका सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा हूँ सारे फोर्सेस को। एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, उसका वैल्यू है F, पहला फोर्स। दूसरा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसके वेट के बराबर है, इसको बोलूंगा mg। तीसरा फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जो कि ऊपर से लगने वाले ब्लॉक ए के वेट के बराबर है, दैट इज स्मॉल mg। और एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जिसको बोलूंगा n, ठीक है। तो ये चार फोर्सेस इस पे लग रहे थे, तो यही चार फोर्स आपने ड्रॉ कर दिए, तो दिस मींस यू हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है, सब बिल्कुल बेहद सिंपल चीजें। अब देखो थोड़ा अच्छा सा चित्र दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ यही है। ब्लॉक बी को अब डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये डॉट है ना ब्लू कलर का, यही हमारा बी है। इस बी पे फोर्स लगे, एक तो mg डाउनवर्ड में ये वाला, ये ब्लू वाला। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए,
नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्टेड ऑन बी बाय ए, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन ये नीचे से लगने वाला है जो ग्राउंड इस पे लगा रहा है, और चौथा फोर्स एफ। अब ये एन बी ए कुछ नहीं है, ये स्मॉल एम इंटू जी है, ठीक है, ये मास इंटू जी, मैंने मास बोल दिया था तो एम जी लिख दिया है। अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन बोलोगे तो ये हुआ बी पे लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन ए के द्वारा। बस ये चार फोर्सेस थे, इन चारों फोर्सेस को दर्शा दिया। दैट मीन्स वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक बी। सिमिलरली ब्लॉक ए का बनाना रहे तो क्या करोगे, देखो अब डॉट से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा। ये ब्लॉक ए है, ए पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नीचे लगेगा ए का वेट एम इंटू जी, और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, तो एन ए बी। ए पे लगाया गया बी के द्वारा वो नॉर्मल रिएक्शन। और अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यानी मूव नहीं कर रहा वर्टिकल के लोग, तो एन बी ए ही एम जी के बराबर होगा। जितना फोर्स ये बी पे लगाएगा उतना ही इसके ऊपर बी लगा देगा, क्यों, थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब कुछ कुछ बच्चों को पहले से आता होगा ये, कुछ कुछ बच्चों के लिए अभी नया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चित्र ही ड्रॉ करना है, घबराएंगे नहीं। क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, ट्राई करो। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का मास स्मॉल एम है, ब्लॉक बी का मास कैपिटल एम है। अब आपको, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब जमीन, और ये यहाँ पे इसको मान लो कि ये फिक्स्ड है। अब ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी अपनी अपनी कॉपी में इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आप मैच करना और फिर बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, ट्राई करो। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अनदर 2 मिनट्स। 2 मिनट में ट्राई कर लो सब लोग, खाली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहला स्टेप होता है आइसोलेट द सिस्टम। सिस्टम को आइसोलेट कर लो, जैसे कि सिस्टम को आइसोलेट किया तो ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। ए और बी का बनाना है। अब ए पे लगने वाले फोर्सेस, एफ तो राइट साइड में लग ही रहा है, उसके अलावा वेट लगेगा, कुछ और नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे, वो सब ड्रॉ करो। तो वही है आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका। हाँ, जिनका हो जाएगा वो हैंड रेज जरूर करना बेटा, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चों ने कर लिया है। सब लोग एक बार ट्राई कर लो, गलती कोई ऐसा थोड़े गुंजाइश है भाई हमने हमारे पास, अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे, वी आर इन अवर क्लास। गलतियां करेंगे सीखेंगे, तो आप जो भी आपका चित्र बने वो बनाओ, फिर हैंड रेज कर लो कि सर दिस इज फाइनल फ्रॉम माय साइड, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है।
देखो बेटा, अब आपको ये दिख रहा है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। जो ब्लॉक ए है उसका एफबीडी ऐसा कुछ नजर आएगा। कैसा? ऐसा। ठीक है, हमने हाईलाइट खाली किया है यहाँ पे, बट यू कैन सेपरेट आउट ऑल्सो। ब्लॉक ए को लेके आए, ए को ड्रॉ किया ऐसे मैंने। अब ए पे लगने वाला फोर्स, ब्लॉक ए पे राइट लेफ्ट साइड से फोर्स एफ लग रहा है, तो मैंने ड्रॉ किया एफ को। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हो। एक तो एफ को ऐसे लिखा दिया, एम जी इज द वेट जो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्मॉल एम था तो एम इंटू जी। ठीक। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, भाई ग्राउंड जो है वो भी तो इस पे कुछ फोर्स लगाएगा नीचे से, जिसकी वजह से ये रुका रहेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एन। तो उसको ड्रॉ किया ऐसे, क्योंकि ऊपर लग रहा था तो ऐसे ड्रॉ कर दिया एन। ठीक है, अब ये फोर्स एफ है, ये फोर्स इसको पुश कर रहा है ब्लॉक ए को, ब्लॉक ए भी ब्लॉक बी को पुश करेगा। तो ये तो हुआ ब्लॉक ए के द्वारा बी पे लगाया गया फोर्स, बट बी भी इस ब्लॉक ए पे फिर उल्टा फोर्स लगाएगा। तो वही फोर्स है एक्सटर्नल इस सिस्टम के लिए। तो एक्सटर्नल खाली हम ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, ए पे लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन बाय बी, अप्लाइड ऑन ए बाय बी, तो एन ए बी। ये चार ही फोर्स हैं जो ब्लॉक ए पे लग रहे हैं। तो ये हमें मिल गया क्या? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। सिमिलरली बी के लिए ड्रॉ करोगे, तो बी के लिए क्या होगा? बी पे देखो, बी पे बी के वेट के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर, उसको एन डैश बोल देंगे। एक को एन बोला तो दूसरे को एन डैश, एक को रामू तो दूसरे को श्यामू, तो एन एंड एन डैश। और नीचे वेट ऑफ ब्लॉक बी एम जी। और थर्ड वन इज नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन बी बाय ए, बी पे लगाया गया ए के द्वारा। तो ये किस, ये इधर से मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो ये तीन फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक बी पे, तो ये दोनों मिल गए आपको फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए एंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। कितने बच्चों के दोनों मैच हो रहे हैं कि हाँ सर जो हमने ड्रॉ किया है और जो यहाँ दिया हुआ है वो दोनों सेम है? शाबाश। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ बेटा ये नोट्स में मिलेंगे आपको, एक बार घर जाके ट्राई करना, हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ कंसेप्ट इसमें है नहीं। ठीक है, अभी ये वाला और ट्राई करो, सब लोगों के हाथ में नीचे कर दे रहा हूँ, फिर से ऊपर करना हाथ जब ये हो जाए। यहाँ पे कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस कंपोनेंट हो जाएगा।
ठीक है बेटा, एक बार अब मैं ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं, मैच करना सब लोग ना। इधर ब्लॉक एम को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक एम है, ठीक है। जो बॉक्स है, डॉट का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास पे फोर्सेस लगे हुए हम एज्यूम करेंगे। तो इस ब्लॉक का मास होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के अलोंग, तो वो होगा एम जी। एक इस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो कि ये वेज लगाएगा, है ना, वेज इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ये एन से। तो बस ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे खाली दो फोर्सेस लगेंगे, तो इन दो फोर्सेस की वजह से ये मूव करेगा, इट विल मूव डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब अगर दूसरे तरीके से देखो तो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस, कि एम जी है वो ऐसे नीचे लग रहा है, ठीक है। इस एम जी के दो कंपोनेंट, एक दैट इज प्रेसिंग ऑन टू द वेज, जो वेज के ऊपर दबाव डाल रहा है, और दूसरा जो इसको वेज के अलोंग मूव करके लाएगा नीचे, घिसड़ाते हुए लेके आएगा, है ना, स्लिप स्लिप डाउन द प्लेन। तो अब ये एंगल थीटा हो गया, थीटा किसके बराबर, जिस जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस वेज का, ठीक है। और ये आपको मिला एम जी के बराबर। तो देखो ये थीटा के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा, और दूसरा एम जी कोस थीटा, ठीक है। अब देखो एम जी साइन थीटा तो ये होगा जो इसको नीचे घसीट के लेके आएगा, एम जी साइन थीटा। और एम जी कोस थीटा होगा जो ये इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा, ठीक है, मतलब ये जो ब्लॉक एम है वो वेज के ऊपर कुछ दबाव डाल रहा होगा, दैट विल बी एम जी कोस थीटा। इस दबाव के जस्ट विपरीत डायरेक्शन में इक्वल होगा एन, तो एन की जो वैल्यू आएगी ना वो इसके बराबर आएगी, एम जी कोस थीटा के बराबर, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम पूछे तो फ्री बॉडी डायग्राम तो हो गया बेटा ये वाला ही जो अभी ड्रॉ किया है, ये खाली ये वाला। अगर पूरा ट्रायंगल बनाओ तो ये बन गया कि एक इधर लगेगा इधर, बट ये वाला जो फोर्स है ना, ये फोर्स लग नहीं रहा है उस पर, ठीक है। ये तीनों तीनों को देखो, इस फोर्स को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक एमजी लग रहा है, ठीक है। अब अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे हो तो उसमें क्या दिखाओगे, क्या क्या दिखाओगे, एक तो वेट दिखाओगे, ठीक है, एक ये नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे, और एक ये वाला भी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एम जी साइन थीटा। तो इसको ड्रॉ करते टाइम जब आप ये कंपोनेंट ही ड्रॉ करने लग गए तो इसको हटाना पड़ेगा। ये हो गया, एक तो एन और एक एम जी साइन थीटा। कहाँ से आया, वो ये सोर्स है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके का बनेगा, एम जी साइन थीटा एंड एन। अब एन को एम जी कोस थीटा के बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। दो फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, एक उसको घसीटा के नीचे ले जाएगा और एक उसको होल्ड करे रखेगा वेज के ऊपर, ठीक है। कितने बच्चों का ये सही आया है, ठीक है। चलो देखो अब तक हमने देख लिया फ्री बॉडी डायग्राम, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे जैसे आएंगी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक नए टाइप ऑफ फोर्स को, फोर्स के नए टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन को। फोर्स तो हमने जान लिया कि जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दे या फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर दे, उसी को बोलते हैं फोर्स। अब देखो वी कैन कैटेगराइज द फोर्स बेस्ड अपॉन द दीज टू थिंग्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, किन्हीं भी दो रिजिड बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही फोर्स ट्रांसफर होगा, फॉर द ट्रांसफर ऑफ फोर्स इफ दिस रिजिड बॉडीज, अगर मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक रिजिड बॉडी है, लेफ्ट हैंड दूसरा है, इफ दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू ट्रांसफर द फोर्स, अगर उनको कॉन्टैक्ट में आना पड़ा टू ट्रांसफर द फोर्स, दैट मीन्स द फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। ट्रांसफर ऑफ फोर्स के लिए अगर दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मान लो मैं एक हाथ को दूसरे हाथ पे रगड़ रहा हूँ ऐसे, तो उसके लिए मुझे हाथों को टच करना पड़ रहा है ना, तो दैट इज दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, इट अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा उसमें
लेके आएगा बदलाव। अब इसके टाइप क्या हो सकते हैं? एक तो पहला वही जो मैं अभी दिखा रहा था, फ्रिक्शन करके अपने हाथों के बीच में। फ्रिक्शन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट में होना जरूरी है ना। दोनों घर्षण करेंगे ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये, इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे अगर घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, दैट मीन्स दिस फोर्स इज कॉन्टेक्ट फोर्स। दूसरा क्या हो सकता है? नॉर्मल रिएक्शन, जो अभी हम फाइंड आउट कर रहे थे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी तभी मिलेगा तब दोनों के दोनों फोर्सेस, दोनों के दोनों जो ये क्या बोलते हैं सरफेसेस कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो है कांटेक्ट फोर्स। तीसरा हो सकता है फ्लोटिंग और या फिर सिंकिंग से रिलेटेड। अगर कोई चीज तैर रही है या डूब रही है, यानी कि बोयंट फोर्स। किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे ले जाओगे तो या तो वो डूब जाएगा या वो तैर के वापस ऊपर आ जाएगा। तो जो फोर्स ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी या घनत्व में डिफरेंस की वजह से जो फोर्सेस जनरेट होंगे, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड एज बोयंट फोर्सेस। तो बोयंट फोर्सेस के लिए भी आपको किस जो चीज तैर रही है या डूब रही है वो जनरली सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना पड़ेगा फ्लूइड के साथ, यानी कि जिस लिक्विड में आप उसको डबो रहे हो उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो बुoyant फोर्स क्या होता है? ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंसेस द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इमर्ज इन द फ्लूइड। जो डुबो दी गई है ना पानी में, उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स उसको बोलते हैं बुoyant। अब बुoyant फोर्स डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब दैट बुoyant फोर्स इज कॉल्ड एज, दिस buoyant फोर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। लास्ट वन देखो कि टेंशन। टेंशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग और वायर व्हेन पुल्ड फ्रॉम द अपोजिट एंड्स। जब किसी वायर को या स्ट्रिंग को खींचोगे तो उस स्ट्रिंग के द्वारा रजिस्टिव फोर्स कुछ जनरेट होगा, है ना। मान लो मैं ये वायर है, इसको मैं खींच रहा हूँ। अब मैं मेरे इस वायर के खींचने की वजह से इस वायर के अंदर कुछ रजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा। एक तो फोर्स मैंने लगाया, मैं पुल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मेरे पुल करने की वजह से इस वायर के अंदर जो रजिस्टिव फोर्स जनरेट हुआ, उस रेजिस्टिव फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। इसके बारे में फिर से बात करेंगे कल की क्लास में। तो इस फोर्स के बारे में अभी क्लास खत्म नहीं है, इस फोर्स के बारे में कल से फिर से बात करेंगे क्योंकि दोबारा से आएगा। अब देखो ये जो है टेंशन फोर्स, इस टेंशन फोर्स के को भी ट्रांसफर करने के लिए द ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन कॉन्टेक्ट। भाई ये रस्सी है या स्ट्रिंग है, इसी को किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ बांधोगे ना, तो बांधना या फिर उसके टच में होना, कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है। दैट्स वाई टेंशन फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिलेगा आपको, फ्रिक्शन होगा अलोंग द सरफेस, इनका रिजल्टेंट होगा, मतलब क्या, ये कॉन्टेक्ट फोर्स की बातें हो रही है सारी, ठीक। अब ये है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट। लिफ्ट में फोर्स की कैटेगराइजेशन हो गई, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि सेकंड लॉ बताता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया इनका लग गया। अब एक चीज ये देखो, एपरेंट वेट क्या होता है? वेट क्या था? वेट जब हम पढ़ रहे थे, दैट वाज द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक्सर्ट किया गया पुलिंग फोर्स, जो खींच के आपको अर्थ आपको खींच रही है ना अपने सेंटर की तरफ, तो वही फोर्स था वेट के बराबर। अब एपरेंट वेट मतलब, एपरेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको प्रतीत हो, यानी जो आपको दिख रहा हो। एक तो एक्चुअल वेट होगा, एक्चुअल वेट क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटेशन, तो ये तो एक्चुअल हो गया। एक होगा एपरेंट। एपरेंट मतलब कि जो आपको दिखे, प्रतीत हो, ठीक है। एपरेंट मतलब अपीयर। सन अपीयर्स टू बी अ बिट रेड टुडे, है ना, कभी कभी आज सन थोड़ा लाल लाल सा नजर आ रहा है। द सन अपीयर्स टू बी अ लिटिल बिट रेड टुडे। तो अपीयर का मतलब क्या? जैसा आपको नजर आए। तो एपरेंट वेट मतलब क्या? जो आपको नजर आए, राइट। अब ऐसा क्यों बोला गया? देखो एक सेटअप है, इसको समझना। ये बाहर है लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट क्या होती है? जो सीढ़ियों की बजाय हम कभी कभी यूज करते हैं टू मूव अवर सेल्फ अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स। तो जब ज्यादा मंजिलें ज्यादा होती हैं तो हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिफ्ट है रेड कलर की। इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, ऐसी मशीन जो वजन नापे, ठीक है। उस पर रीडिंग देखो 700 न्यूटन है। मतलब क्या हुआ? मास ऑफ दिस मैन इज 70 kg। मास ऑफ दिस मैन इज 70 kg, 70 किलो का ये आदमी है, और उसका वेट है 700 न्यूटन के बराबर, यानी 700 किलोग्राम फोर्स के बराबर। अब ये सेटअप आपको समझ आया। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो ये लिफ्ट जो है,
या तो ये रेस्ट पे रह सकती है, या ये डाउनवर्ड मूव कर सकती है विद एक्सेलरेशन ए, या फिर ये अपवर्ड मूव कर सकती है विद सम एक्सेलरेशन ए, या फिर इसकी रस्सी टूट जाए। ये चार कंडीशन हम देखेंगे। पहले कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज जीरो, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना, रुकी हुई है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करती रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है सारे के सारे लिफ्ट पे, इसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट वो आएगा ट्रू वेट के बराबर। ठीक है, एक बार ये समझ लो कि एपरेंट वेट ट्रू के बराबर आएगा, दूसरे में कैलकुलेट करना भी सीख जाओगे। अब मैं बोलता हूँ कि एक्सेलरेशन ए से ये लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दिस मींस कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिफ्ट इज ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इस पे लग रहा है जी। तो नेट एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी, पहले तो क्या है, माइनस जी है डाउनवर्ड में, ठीक है, फिर माइनस ऑफ माइनस ए भी नेगेटिव में था तो माइनस ए लिया, और सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इनिशियल में से फाइनल आपको रिलेटिव निकालना है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा माइनस जी प्लस ए। तो बेटा अब एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई है थोड़ी सी, क्योंकि प्लस वाला ए उसमें जुड़ गया है। दैट मीन्स कि नेट एक्सेलरेशन इज नाउ लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वजह से फोर्स जो आएगा नेट, दैट विल बी लेसर देन द प्रीवियस केस। जब ये 700 न्यूटन दे रहा था ना, उससे कम रीडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन आपका घट गया डाउनवर्ड में। अगर मान लो ये लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा होता तो फिर नेट निकालते, तो पहले तो जी था नीचे और ये ए एक्स्ट्रा, तो क्या किया माइनस जी और माइनस ए, तो ये प्लस का ए था तो क्या हुआ माइनस ऑफ ए प्लस जी। तो नेट एक्सेलरेशन अब बढ़ गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से अगर ऊपर जाते हुए लिफ्ट में वेट मेजर करोगे तो आपको वेट की वैल्यू बढ़ी हुई नजर आएगी। कैसे? 700 थी तो 700 से ज्यादा ही आएगी, मान लो 900 आ गई, या ग्रेटर देन 700 लिख लेते हैं टू बी प्रिसाइज। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा लेस देन 700, यहाँ पे क्या रहेगा इक्वल टू 700। और यहाँ अगर लिफ्ट टूट जाए तो क्या होगा, केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन ऐड कर रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी लिफ्ट जो फ्री फॉल में आ गई, दैट मीन्स अब फ्री फॉल है तो फ्री फॉल की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा जी। तो नेट एक्सेलरेशन विल बी जी माइनस जी इक्वल टू जीरो। तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वेट जो है एपरेंट वेट वो कितना हो जाएगा जीरो, एपरेंट वेट विल बी जीरो। इसका मतलब फ्री फॉल में गिरती हुई लिफ्ट में जो रीडिंग आएगी वो आएगी जीरो, जीरो न्यूटन। ठीक है, तो अभी इतना ही है। इसके बाद अभी डाउट है, आप लोग डाउट पूछो, एक बार फिर से आओगे दोबारा समझाऊंगा इसी चीज को कल क्लास में स्टार्टिंग में आते ही।